शार्क टैंक ये शार्क टैंक होता क्या है? शार्क टैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अमेरिकन शार्क टैंक प्लेटफॉर्म के जैसा सेम टू सेम इंडिया में कॉपी किया गया और इसमें इंडिया के नामी गिरामी बड़े बड़े स्टार्टअप जो कि सक्सेसफुल स्टार्टअप है वो डायरेक्टली उनके जो डायरेक्टर हैं, सीईओ है, वो सामने आकर हेल्प करते हैं, एनालाइज करते हैं और इस प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बनाने में पूरा योगदान देते हैं। तो भैया शार्क टैंक में होता क्या है? शार्क टैंक में बहुत सारे नए बिजनेस आइडिया जिन्होंने बनाया वो अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए आते हैं और ये प्रेजेंटेशन में वो अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, इनोवेशन किस तरीके से मार्केट में ज्यादा अच्छा ये काम कर सकते हैं, फ्यूचर इनका ब्राइट किस तरीके से, मैनेजमेंट का इनका पावर क्या है, ये सारी चीजें लिमिटेड समय के अंदर में बताते हैं और कन्विंस करने का प्रयास करते हैं शार्क को, मतलब जो जज हैं, जूरी हैं और जो इन्वेस्टर भी हैं। और चांसेस है कि वहीं पर इनका बात सुनने के बाद में सारा फीडबैक भी शार्क्स प्रोवाइड करें। शार्क्स कौन है मैं फिर से बता दूं, शार्क्स वो है जो कि खुद से सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट भी हो सकते हैं, वो एंजल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, जिनकी लिस्ट में बताने वालों की अभी शार्क टैंक 3 में कौन कौन है। तो ये लोग सुनते हैं नए बिजनेस आइडियाज को, उस पे प्रश्न उठाते हैं, उस पे फीडबैक लेते हैं, उस पे अपना भी विचार रखते हैं और अगर इनको सही लगता है तो फिर वहां पर सामने में ये ऑफर करते हैं कि भाई हम आपके कंपनी में शेयर्स लेना चाहते हैं, स्टेक लेना चाहते हैं, पैसे का भी डील करते हैं, परसेंटेज का भी डील करते हैं और वहां पर एक टेंटेटिव लॉकिंग हो जाता है कि हाँ भैया तैयार अगर है दोनों तरफ वाले लोग, इसका मतलब बिजनेस ओनर भी तैयार है और शार्क्स भी तैयार है, तो वहां पर डील हो सकता है। अच्छा ये डील हो गया तो यही फाइनल हो गया कि ऐसे ही चलेगा कि नहीं, क्योंकि ये मोटा मोटी डील हुआ, उसके बैकग्राउंड में जितना काम करना है, जितने डॉक्यूमेंटेशन है, जितने टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी चीजें भी एग्री होकर साइन होना एक अलग प्रोसेस है और उस प्रोसेस के दौरान दोनों पार्टियों को ये आजादी रहती है, दोनों पार्टी मतलब जो बिजनेस ओनर है और शार्क्स हैं उनको आजादी रहती है कि वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को वैलिडेट करें, फिर से चेक करें, जो कमिटमेंट उसने बोला वो कमिटमेंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं। जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, यस और नो। तो शार्क टैंक में आने का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि बहुत सारे हजारों आइडिया वाले लोग अपना प्रेजेंटेशन, पिच डेक लेकर आते हैं शार्क टैंक में, एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन देने के बाद में उसमें स्क्रीनिंग होता है, उसमें जो सबसे अच्छे स्टार्टअप्स होने की संभावना रहती है, सबसे अच्छे बिजनेस की संभावना रहती है और जो कि शार्क्स लोगों को पसंद भी आ जाए और लोगों के भी काम आ जाए, बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। और एक बात बता दूं, लिमिटेड समय दिया जाता है, कुछ मिनटों का समय दिया जाता है जिसके अंदर में उसको ये भी बताना है कि मेरा बिजनेस क्या है, बिजनेस क्यों अच्छा है, प्रोडक्ट की खासियत क्या है और क्यों मेरे साथ में बिजनेस करना चाहिए और मुझे इतने पैसे की जरूरत है, इतना शेयर देने वाला हूं और ये पैसे क्यों चाहिए रहते हैं और इससे क्या फायदा होने वाला है, फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है, फाइनेंशियल और बिजनेस के प्लान के बारे में जो जिस्ट है जिसको सुनकर मजा आ जाए, सामने वाला तैयार हो जाए आपके व्यापार को समझते हुए। शार्क्स रेडी रहते हैं। आपका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, शार्क अपना बम फोड़ने लगे, शार्क अपने प्रश्न पूछने लगे और उसके बाद डील होगी नहीं होगी डिपेंड करता है दोनों की इंटरेस्ट के ऊपर में। शार्क टैंक की खास बात है कि यहां पर अगर फेलियर हो भी जाता है तो भी इसको एजुकेशन के जैसा माना जाता है। ये किसी भी तरीके से एक्चुअल बिजनेस फेलियर नहीं है, उस समय का जो ऑफर है ऑफर का फेलियर है और जो भी ऑफर लेकर आया है वो नई चीजों को सीख कर जाता है। शार्क्स हमेशा जो जो बोलते हैं वो सीखने लायक होता है और जो आपके लिए लागू है आप यूज करो, जो नहीं है भूल जाओ। शार्क टैंक में जितने भी लोग आते हैं ना उसमें एक चीज बहुत बड़ा ड्राइवर है, वो ड्राइव क्या करता है? पैशन। अगर आपके पास पैशन है, जो बिजनेस ओनर है अगर उसके अंदर में पैशन नहीं है, हर सवाल का जवाब देने का इंटरेस्ट नहीं है, अगर कुछ स्पेशल है तो उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करने का अगर पावर नहीं है, पैशन होगा तो कम्युनिकेट भी अच्छे से करेगा, गलती होगी बता भी देगा, पॉसिबिलिटी होगी समझा भी देगा। पैशन ड्राइव करता है। इन्वेस्टर को इंटरेस्ट आता है क्योंकि इन्वेस्टर केवल बिजनेस मॉडल या आइडिया पे नहीं जाता, जो सामने वाला बोल रहा है उस पे भी बहुत ज्यादा उसका जोर रहता है क्योंकि ट्रस्ट इंसान के ऊपर है। आइडिया सही आदमी कर रहा है उसको एग्जीक्यूट, तभी उसके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे, अदरवाइज नहीं। शार्क टैंक में अगर बिजनेस आइडिया को लेकर पहुंचना है तो उनका क्रिएटिविटी होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, उनके में पैशन भी होना चाहिए, उसके साथ में प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, प्रिसाइजनेस होना चाहिए और सामने वाले को कन्विंस करने के लिए कम्युनिकेशन पावर भी होना चाहिए और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का नॉलेज और उसके इंडियन एस्पेक्ट और ग्लोबल एस्पेक्ट और फ्यूचर का पूरा प्लान का दिमाग में सेट रहना चाहिए, तब जाकर वो सामने वाले को कन्विंस भी कर पाता है। और इतना ही नहीं, देखिए शार्क पैसा लगाता है नहीं लगाता है बात की बात है, लेकिन पब्लिक भी बहुत लाखों करोड़ों पब्लिक देख रही है, इसका मतलब आपका कंसेप्ट अभी से पब्लिक में चला गया, ये फायदा आपको होता है और वहां आपको मिलता है एक जबरदस्त चांस। तो शार्क टैंक 3 के जजेस के बारे में बता दूं,
विनीता सिंह जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स कंपनी की फाउंडर और सीईओ है, 300 करोड़ का नेटवर्थ है। पीयूष बंसल जो कि लेंस कार्ड के फाउंडर और सीईओ है, 600 करोड़ का नेटवर्थ है। अमिता थापर एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, 600 करोड़ का नेटवर्थ है। अनुपम मित्तल शादी.com के फाउंडर और सीईओ है, 185 करोड़ का नेटवर्थ है। अमन गुप्ता जो कि बोट कंपनी के फाउंडर और सीएमओ है, उनका 700 करोड़ का पर्सनल नेटवर्थ है। अमित जैन जो कि को फाउंडर है कार देखो के, उनका जो नेटवर्थ है 2900 करोड़ का है। ड्रॉनी स्क्रूवाला जो कि अपग्रेड यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशंस आरएसवीपी मूवीज के फाउंडर हैं, 12,800 करोड़ का नेटवर्थ है। इसके बाद दीपेंद्र गोयल जोमैटो के को फाउंडर और सीईओ, 2030 करोड़ का नेटवर्थ रखते हैं। अजहर इकबाल जो कि इन शॉर्ट्स के को फाउंडर हैं और सीईओ हैं, 500 करोड़ का नेटवर्थ रखते हैं। राधिका गुप्ता एडलविस म्यूचुअल फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है, 41 करोड़ का इनका नेटवर्थ है। आप सोचिए, इसके अलावा विनोद दुआ भी यहां पर हैं। इतने बड़े बड़े शार्क हैं जो कि खुद सक्सेसफुल हैं, इतना बड़ा पैसा कमा चुके हैं, तो इनके रहते जो बिजनेस ओनर जो प्रेजेंटेशन देने गए उनके लिए तो चांदी ही चांदी। तो ऐसे दिग्गज लोग शार्क हैं। तो शार्क टैंक का बिजनेस मॉडल या प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले स्टेप है एप्लीकेशन, जितने भी बिजनेस ओनर है एप्लीकेशन देंगे। दूसरा, अगर शॉर्टलिस्ट हो गए तो बिजनेस का पिच डेक शार्क्स के सामने प्रेजेंट करेंगे। तीसरा स्टेप है शार्क अपना इन्वेस्टमेंट ऑफर देंगे अगर उनको सही लगा। चौथा, डील नेगोशिएशन होगा और ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस होगा। पांचवा चीज, पोस्ट डील सपोर्ट और मेंटरिंग होगा, क्योंकि पोस्ट डील हो गया तो उनको और कुछ सपोर्ट अगर लगेगा तो शार्क से उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, कनेक्शंस प्रोवाइड करा सकते हैं। कनेक्शन बहुत बड़ा चीज है, पैसा तो एक चीज हो गया, कनेक्शन उससे भी 100 गुना आगे का जा सकता है, सही आदमी अगर कनेक्ट हो गया तो। और उसके साथ में ड्यू डिलीजेंस का भी पूरा प्रोसेस इन लोग करते हैं और ये सारा प्रोसेस रिकॉर्ड होने के बाद में रिलीज करते हैं टेलीविजन पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये रिलीज होता है इसी कारण बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। और ये रिलीज होने के बाद में इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है एडवर्टीजमेंट से, क्योंकि अलग अलग चैनल में डिस्प्ले होता है और हर जगह पे एडवर्टीजमेंट और एंडोर्समेंट की कमाई है। तो एक बार जानते हैं इंडिया में शार्क टैंक का होना फायदेमंद क्यों है। सबसे पहला, कैपिटल का जुगाड़ होता है। दूसरा, वैलिडेशन, सही लाइन पे वो बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा वो भी पता चल जाता है और साथ में क्रेडिबिलिटी का पता चल जाता है। तीसरा, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नए नए लोग आइडियाज तो लेकर आते हैं लेकिन उसके बाद उनके पास भाई बड़ा ब्रांडेड गाइडेंस होता नहीं है कि वो कहां पर क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और साथ में मेंटरशिप उनको मिल जाती है अगर वो शार्क टैंक में आते हैं। इसके बाद नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त होती है यहाँ पे, ताकि दूसरे लोगों से मुलाकात हो। शार्क लोगों से अलग से भी मुलाकात कर सकते हैं। शार्क जो डील यहाँ पर नहीं कर पाए वो आउट ऑफ स्टेज भी करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको मजा आया लेकिन उस समय डील नहीं हो पाई, बाद में भी कनेक्शन बने रह सकता है। उनको लगा कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी अब जनरेट हो रही है, अब इनका मैनेजमेंट सही हो गया, अब इनका मार्केटिंग सही हो गया, अब इनका आगे का आइडिया में कुछ चेंजेस आए जो कि पॉजिटिव है, चलो इनसे वापस कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी शार्क से कनेक्ट हो सकते हैं बिजनेस ओनर, और शार्क्स भी बिजनेस ओनर से कनेक्ट हो सकते हैं, और बिजनेस ओनर्स आपस में भी कहीं ना कहीं कनेक्शन रख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंस है ब्रांड एक्सपोजर। ब्रांडिंग जबरदस्त हो जाती है जब भी आप शार्क टैंक में जाते हो, क्योंकि पूरा भारत देख रहा होता है। विदेश में भी जितने इंडियन है वो भी देखते रहते हैं, विदेशी लोग भी देखते रहते हैं कि कहां पैसा लगाएं, और सही आइडिया अगर लेकर आए हो तो इससे बढ़िया एक्सपोजर के लिए स्टेज कहां मिलने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर है वो है लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर मिलता है, लर्निंग एक्सपीरियंस आपको सीखने मिलता है। बहुत सारी चीजों में आपका रिजेक्शन अगर होता है तो रिजेक्शन के कारण बताए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करने के कारण बताए जाते हैं। कई बार मैनेजमेंट प्रॉब्लम रहती है, कई बार आइडिया में प्रॉब्लम रहती है, कई बार उसकी स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। ये सारी चीजों को समझाया जाता है और इस लर्निंग के बेसिस पे आगे उनका आइडिया और ज्यादा अच्छा बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा भैया, फायदे की बात तो हो गई, अब डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान कहां पर हो सकता है। सबसे पहला, डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। हर कोई शार्क ये चाहेगा कि अगर आइडिया सही है तो ज्यादा से ज्यादा ओनरशिप मिल जाए, मालिकाना मिल जाए, ताकि हम लोग जैसे इसकी वैल्यूएशन बढ़ते रहे उसी समय हम लोग एग्जिट करके बहुत पैसा कमा सके। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाती है, क्योंकि अभी आप अपने हिसाब से बिजनेस कर रहे हो, लेकिन जब भी कोई शार्क या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है तो वो आने के बाद में बहुत सारा इंटरफेरेंस करता है। वो कहता है कि भैया डायरेक्टरशिप में भी हमारे बंदे को ले लो और आपके सारे स्ट्रेटेजीज हमारे को पता रहने चाहिए। इसका मतलब कुछ भी नया करने जा रहे हो उनको पता है। अगर कोई और कंपटीशन का प्रोडक्ट कोई लेकर आएगा तो इनको सारी जानकारी हो जाने वाली है, और कुछ भी डिसीजन लेना है तो फिर इनसे पूछना पड़ेगा, ऐसा भी टर्म्स एंड कंडीशन ये डाल देते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम हो सकती है। अगला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब मैनेजमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, हर इन्वेस्टर का अलग अलग सोच रहता है। वो जो कनेक्ट हुआ अलग अलग समय पर, वो आपको डोमिनेट करने का भी प्रयास कर सकता है, आपको सलाह देने का भी प्रयास कर सकता है। एक की सलाह माने दूसरे की नहीं माने तो हो सकता है कि भैया फूफा जी नाराज हो जाएं, तो नाराजगी को भी हैंडल करना पड़ेगा। मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा चैलेंज आ जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट प्रॉब्लम है पोटेंशियल ऑफ डिसएग्रीमेंट्स। आज जो आइडिया पे लोग एग्री हुए हैं और हमारे साथ में जुड़े हैं, वो कल दिन हमारे को कुछ नया रास्ता करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हमारा पैशन, हमारा सोच जिस तरफ जा रहा था, वो बोले भाई फलाना चीज भी कर ले, उससे पोटेंशियलिटी बढ़ेगी। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम जिस सोच से इस काम को करने जा रहे हैं उसके हिसाब से हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा कोर वैल्यूज, हमारा विजन, हमारे मिशन से मैच नहीं कर रहा है, तो डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है किसी के साथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क ऑफ लूजिंग कंट्रोल। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप शेयर डाइल्यूट करते जाओगे आपका कंट्रोल चला जाते रहेगा। धीरे धीरे आप देखना कि बहुत कम आपका शेयर बच गया। बायजूस वाले के पास में 17% से ज्यादा नहीं है शेयर्स, इतना कम हो गया उनका शेयर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने डाइल्यूशन करते गए, पैसा लाते जाओ, कहीं से भी लाओ पैसा, और फाइनली जो मालिक है, जो पूरा कंसेप्ट लाया और चला भी रहा है, वो पूरे लॉस को भी झेल रहा है। उसके साथ में इन्वेस्टर खाली बैठे हुए, फायदा होगा तो लेंगे और जब ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ेगा तो बाहर निकल लेंगे। लेकिन जो बेटा मालिक है वो बैठा हुआ है, उसके खून निकल रहे हैं बैठ। अगला डिसएडवांटेज है रिड्यूस्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब जब आप शेयर्स बहुत ज्यादा दूसरे को दे देते हो और आपका आइडिया जबरदस्त है, तो आपका जो शेयर बनेगा, वहां पे फायदा होना है, वो बहुत कम होता जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद में कौन कौन सी कंपनी थोड़ी बड़ी बन गई जो वहां से उन्होंने फंडिंग लिया शार्क से, तो जानते हैं। सबसे पहला है हैमर लाइफस्टाइल। इनका नेटवर्थ $3 बिलियन हो चुका है। दूसरा कंपनी है स्कीपी आइस पॉप्स। 100% नेचुरल आइस पॉप्स ये बनाते हैं और इसका नेटवर्थ 66 करोड़ हो गया है। अगला सक्सेसफुल स्टार्टअप है गेट ए वे, WHEY, वे मतलब वे प्रोटीन वाली बात। इनका मंथली सेल्स पहले 20 लाख था, लेकिन इन्वेस्टमेंट होने के बाद में लगभग मंथली सेल 1 करोड़ रुपए हो गए। अब थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करते हैं। कंट्रोवर्सी क्या क्या होती है शार्क टैंक में। सबसे पहला पॉइंट है सेंसेशनलिज्म एंड एंटरटेनमेंट ओवर सब्सटेंस। इसका मतलब ये वहां पर सेंसेशन क्रिएट करना, एक्टिंग करना बहुत ज्यादा उन लोगों को लगता है। वो कोई भी चीज बात करते हैं तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करके बात करने का प्रयास करते हैं, एंटरटेनिंग बनाने का प्रयास करते हैं। वो एक्चुअल है कि नहीं, क्लाइंट्स को या फिर दर्शकों को समझ में नहीं आता हर बार। अगला क्रिटिसिज्म है सिंप्लीफाइड पोर्ट्रेयल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत आसान बता दे, बहुत थोड़ा सा चीज बताया जाता है बिजनेस के बारे में, उसी में कोई तैयार हो जाता है। उससे पहले क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी और क्या क्या चीज उसने झेला, सहा, या फिर कहां कहां पे फेलियर आई, ये सारे चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। इसका मतलब क्लियर, टेक्निकल और डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होता, ऊपर ही ऊपर दिखाया जाता है। अगला क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ डाइवर्सिटी। इसका मतलब केवल कुछ पैरामीटर्स को सामने रखकर शार्क्स डिसाइड करते हैं कि ये सही है, कि ये गलत है, कि इसको इससे लेना है या नहीं लेना है। लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं टैलेंट बेस्ड और मैनेजमेंट बेस्ड जिसके बारे में शायद उसको चर्चा करने का भी मौका नहीं दिया जाता। और ये भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये सारी चीजें अगर लिखित में भी पहले से उनके पास में अवेलेबल हो तो उस चीज को भी डिपिक्ट करके सही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक और मुद्दा ये उठता है कि अगर किसी को बहुत खतरनाक तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि आइडिया वास्तविक अच्छा होगा लेकिन सामने बेचारे का प्रेजेंटेशन थोड़ा कम ज्यादा हुआ, या फिर कोई पॉइंट शार्क को बुरा लग गया, भाई शार्क तो शार्क है जो 500, 600, 1000, 2000, 5000 करोड़ का नेटवर्थ लेके बैठा है, वैसे शार्क से कौन बहस करे। और वो इतनी बेइज्जती कर दिया कि आगे इसके आइडिया में कोई पैसा लगाने ही तैयार नहीं है, ऐसा भी स्थिति आ जाता है। अगला क्रिटिसिज्म हाई प्रेशर एंड रिजेक्शन। बहुत सारा प्रेशर में रहता है स्टार्टअप, ऐसा लगता है मेरे साथ में क्या होने वाला है। और रिजेक्शन भी जो रहता है उसको आउटराइट रिजेक्शन भी कई सारे लोगों को कर दिया जाता है। और इंसल्ट वाला केस भी कई बार आता है जिनको फटकार मिलती है शार्क से। अगला क्रिटिसिज्म है इक्विटी डील्स एंड ओनरशिप स्टेक। इसका मतलब शार्क टैंक में जो डील्स होती है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा फायदेमंद हो, क्योंकि जो शार्क आ रहे हैं ना वो अपने फायदे की बात करते हैं। वहां पर एक भी डायलॉग आप ऐसा नहीं सुनोगे कि भाई तुम्हारा भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, इस तरीके का कोई डिस्कशन आपको मिलेगा नहीं। शार्क केवल ये बोलता है भाई मैं लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कितने दिन में एग्जिट कर सकता हूं। बेसिक माइंडसेट यही होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ये कि शार्क पैसा तो लगा देते हैं लेकिन उसके बाद फ्यूचर में सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनसे कनेक्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। पैसा लगा दिए, सपोर्ट का केवल बातचीत हुआ, मेंटरिंग का केवल बातचीत हुआ, लेकिन एज सच कुछ प्रॉपरली हेल्प हुआ नहीं। अगला क्रिटिसिज्म है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब है कि हवाई भी बहुत सारा होता है। इसका मतलब बिजनेस को इस तरीके से बताया जाता है कि हाँ भाई इसने सोचा और कल से ये चालू हो गया, इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, इतने लाख रुपए आ गए, वाह यार कितना बढ़िया, ऐसा तो आराम से हो जाता है। और हर कोई नॉर्मल आदमी भी सोचता है यार मैं भी कुछ सोच लेता हूं, कल से ऐसा ही कुछ हो जाएगा। शार्क टैंक ना से कोई और तो देगा और कोई देता नहीं है तो डिप्रेस हो जाता है। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन है वो अलग तरीके से, आप सोचो कि एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाता है, आपने ये गोली खाई और आप एकदम पावरफुल बन गए। उसी तरीके से इनको भी लगता है कि छोटा सा कुछ आइडिया लेकर आए, भयंकर बड़ा बिजनेस हो जाएगा, लेकिन होता है क्या,
जरूरी नहीं। और फाइनली मिस रिप्रेजेंटेशन एंड एडिटिंग बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। इसका मतलब ये कि गलत तरीके से किसी बिजनेस को अगर शार्क टैंक में दिखा दिया जाए, वो बिजनेस का भविष्य खराब हो जाता है। एडिटिंग अगर गड़बड़ हो जाए, कुछ गलत एस्पेक्ट को प्रॉपरली अगर दिखा दिया जाए, तो वो गलत एस्पेक्ट भी लोगों को लगता है कि अरे सही है, और उसके बेसिस पे उस एंटरप्रेन्योर का नुकसान हो सकता है, फ्यूचर खराब हो सकता है। तो दोस्तों, शार्क टैंक आपको क्या लगता है, सही शो है? यस और नो? कहां फायदा उठा सकते हैं, ये आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।